दिस इज योर लेक्चर 12। लास्ट वीडियो में हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई कर रहे थे। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपने सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, जहां पे आपको वो हाइपोथेटिकल फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट मिलता है। उस ग्राफ में आपको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जो है सप्लाई फॉर लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर का इंडिविजुअल क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है। तो जब आप सप्लाई फॉर लेबर देखते हो, इफ यू टेक वेज ऑन द वाई एक्सिस एंड लेबर ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि जैसे जैसे वेज बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई लेबर का बढ़ रहा है। सप्लाई जो है लेबर का वो अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम द ओरिजिन है, यहां से दिस इज अपवर्ड राइजिंग। इससे आपने क्या समझना है कि जैसे जैसे वेज बढ़ेगा सप्लाई जो है लेबर का वो भी बढ़ेगा। क्यों? हायर द वेज हायर द डिजायर फॉर द वेज। जितना ज्यादा वेज होता है उस वेज पे काम करने की इच्छा उतनी ज्यादा होती है। तो सप्लाई फॉर लेबर में जो आपका सप्लाई है लेबर के लिए वो अपवर्ड राइजिंग है। वेज जितना ज्यादा बढ़ेगा सप्लाई उतना बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेज होगा उस पर काम करने की इच्छा उतनी ही ज्यादा होगी। डिमांड फॉर लेबर जो सेकंड है वो है डिमांड फॉर लेबर। जिस तरह इसमें हमने वेज और लेबर लिया, सिमिलरली विल टेक वेज एंड लेबर, वेज ऑन द वाई एक्सिस, लेबर ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलता है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे किसी भी चीज का डिमांड होता है, वेज जैसे जैसे बढ़ रहा है लेबर का डिमांड वैसे वैसे कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब प्रोवाइड करता है, वो मैक्सिमम वेज पे मिनिमम लेबर को हायर करता है। दो वर्ड्स हैं जो आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। एक एम्प्लॉयर होता है और दूसरा एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉई जॉब रिसीव करता है। तो डिमांड जो है इसका लेबर का, वो जैसे जैसे वेज बढ़ेगा डिमांड उसका घटता जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, किसी भी फर्म, वहां पे जो टॉप डेजिग्नेशन, टॉप पोस्ट पे लोग होते हैं, सपोजिंगली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर एंड ऑल दैट, उसके नंबर्स आपको बहुत लिमिटेड मिलते हैं, 1, 2, 4, 5 एंड लाइक दैट। लेकिन वही अगर आप लो ग्रेड में आ जाते हो तो आपको नंबर्स वहां एम्प्लॉय के ज्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो हाईएस्ट सैलरी पे बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं करता है। सो डिमांड जो है लेबर का वो वेज के साथ घटता जाता है। क्यों ऐसा होता है? जैसे जैसे वेज बढ़ेगा उसकी डिमांड घटती जाएगी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर मैक्सिमम वेज पे मिनिमम लोगों को हायर करता है। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर ध्यान में रखते हुए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट दिखता है, जो आप कल वीडियो में आपने देखा। सप्लाई डिमांड इंटरसेक्शन, ये पॉइंट हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपने इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि इसका डेफिनेशन, all which are able to work and they are willing to work and then they are willing to work at the existing wage rate, उनको जॉब मिल रही है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये ना तो डेवलपिंग कंट्री में एग्जिस्ट करता है ना ही डेवलप्ड कंट्री में एग्जिस्ट करता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली द रीजन बीइंग डिफरेंट। डेवलपिंग कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके रीजन कुछ और है। डेवलप्ड कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका रीजन कुछ और है। जो सप्लाई फॉर लेबर है वो अपवर्ड राइजिंग होता है, हायर द वेज हायर द सप्लाई। जो डिमांड फॉर लेबर है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हायर द वेज लोअर द डिमांड। उसके बाद जो कि आपको बताया गया, I've been telling you कि full employment which we are studying is a hypothetical situation. This is a hypothetical situation. If this is a hypothetical situation, तो रियल सिचुएशन क्या होता जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? जो एक्चुअली सिचुएशन एग्जिस्ट करती है वो सिचुएशन है आपकी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आपने 7-8 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें दो थे वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। लास्ट वीडियो में मैंने वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करा, वेयर पीपल ऑन देयर ओन दे चूज नॉट टू वर्क। लोग अपने से खुद से डिसाइड करते कि उन्हें काम नहीं करना है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। उनके पास इनफ पैसे हैं,
that they don't need to work for a while, या फिर बहुत सारे different reasons हो सकते हैं. We don't have to go into those reasons. What we have to understand is कि unemployment दो तरह का हो सकता है. एक होता है involuntary और एक होता है voluntary. Voluntary unemployment इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि voluntary unemployment इंडिया में मिलेगा नहीं. ऑफ कोर्स आपको मिलेगा. voluntary unemployment इंडिया में एग्जिस्ट करता है, पर बहुत ही मार्जिनल एग्जिस्ट करता है, बहुत ही कम रेट में एग्जिस्ट करता है. तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो प्रैक्टिकल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑपोजिट, जिसमें वो सारे लोग जो कि सक्षम है काम करने के लिए, एबल, विलिंग है काम करने के लिए, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, और इन तीनों कंडीशंस के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है. मतलब एक इंसान है जो which is capable of working, is willing to work at whatever salary which will be given to him, despite all the factors, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा हो. इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सो एक बार फिर से देखिए. फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इन प्रैक्टिस आपके डे टू डे लाइफ में इंस्टेड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह पे जो सिचुएशन आप ऑब्जर्व करते हो वो है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. चूंकि फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो अपने डे टू डे लाइफ में रियलिटी में जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो सारे लोग जो कि एबल है काम करने के लिए, विलिंग है काम करने के लिए, एग्जिस्टिंग वेज पे, इसके बावजूद उन्हें काम नहीं मिल रहा है. वो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसके बावजूद जॉब उनके लिए अवेलेबल नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो है कि बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ हाइपोथेटिकल नॉन रियल सिचुएशन, दैट इज व्हाई the actual phenomenon that is observed in the economy is involuntary unemployment. Second point जो आपने याद रखना है वो फुल involuntary unemployment का डेफिनेशन है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का एकदम ऑपोजिट हो जाता है कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, इसके बावजूद इंसान को जॉब नहीं मिल रही है. इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है कि आपको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है? सबसे पहला जो रीजन है, एंड स्पेशली इफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर कंट्री, अगर हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का ट्राई करें, तो जो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है वो है एक्सेस लेबर सप्लाई. जो लेबर सप्लाई है हमारे यहाँ वो क्या है? बहुत ज्यादा है. तो जिस तरह का लेबर सप्लाई है, आप सभी को पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ना सिर्फ बहुत ज्यादा है, बल्कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, विच मीन्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो लेबर सप्लाई में आ रहा है. अब आपको लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई हैं. सो अगर इफ यू हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ दिस, यू प्लीज गो एंड ब्रश अप दोस थिंग्स. वो सारे आइडियाज एक बार फिर से ब्रश अप कर लीजिए. तो इंडिया का पॉपुलेशन बीइंग दी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बीइंग दी यंग पॉपुलेशन, दे ऑल फॉल इन लेबर सप्लाई. वो सभी मिलकर लेबर सप्लाई बनाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास लेबर सप्लाई हमेशा कितना है? एक्सेस है. हमेशा हमारे पास लेबर सप्लाई ज्यादा होता है. सेकेंड रीजन, ये फर्स्ट रीजन है. सेकेंड रीजन जो होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. आपके इकोनॉमी की कंडीशन क्या है? स्टेट का मतलब यहाँ पे है कंडीशन. आपके इकोनॉमी की कंडीशन क्या है? तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है? वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलपिंग इकोनॉमी में इस तरह के जो स्ट्रगल होते हैं, जॉब के स्ट्रगल, सैलरी के स्ट्रगल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रगल, ये सारा जो स्ट्रगल है ये डेवलपिंग इकोनॉमी का पार्ट है, विच वी कैन नॉट गेट अवे विथ. हम उससे अपना पीछा नहीं हटा सकते, हमें उसके लिए काम करना होगा उसको हटाने के लिए. तो फर्स्ट रीजन है लेबर सप्लाई का एक्सेस होना. क्यों?
India being a very highly populated country, plus the majority of our population is young population who come and contribute in the labor supply. Second reason है हमारे economy का state which is more so a developing economy. So in a developing economy like India, हमारे पास इस तरह के स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. किस तरह के स्ट्रगल? जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल. और थर्ड, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर. लेबर का जब मैंने आपको टाइप पढ़ाया उसमें पहला डिस्टिंग्विश हमने इसी बेसिस पे करा था कि स्किल्ड और अनस्किल्ड. स्किल्ड जिसके पास ट्रेनिंग होती है, उस काम को करने के लिए स्पेशल उसे पता होता है इनपुट क्या डालना है. अनस्किल्ड जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है. तो हमेशा कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो प्रेफर करेगा कि उसके पास जो काम करने के लिए आ रहा है उसके पास स्किल हो. अब इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्किल्ड लेबर. हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उतने ज्यादा है नहीं. तो एंड स्पेशली जो फॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर है वहां पे हमें लैक ऑफ स्किल लेबर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. अब देखोगे एक ही इंसान है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करता है, वही इंसान किसी मिल में भी जाके काम कर रहा है और कल को वही इंसान फिर ड्राइवर का काम कर रहा है. इसमें ड्राइवर के काम करने के लिए उसको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत हुई तो उसे जाके शायद सीखना पड़ा होगा, लेकिन बाकी दोनों कामों के लिए उसको कोई स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी. और इस तरह का लेबर सप्लाई हमारे पास बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जॉब की स्ट्रगल और बढ़ जाती है. तो तीन जो मेजर रीजंस है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के स्पेशली फॉर इंडिया. फर्स्ट इज लेबर सप्लाई का एक्सेस होना, सेकेंड इज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी विच इज अ डेवलपिंग कंडीशन, एंड थर्ड इज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर. इसका अगर हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना होगा, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए इसको. ये आपका सप्लाई है लेबर का, ये डिमांड है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे हमने वेज रेट को रखा है और यहां पे एम्प्लॉयमेंट को. अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है Z, ये आपका कौन सा पॉइंट है? फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट. ओके. अब फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के बाद आपको देखना है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है. ये देखने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट आप करते हो वो है कि आप वेज को बढ़ाते हो. सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करा कि वेज को आप बढ़ा के देखते हो कि क्या होता है इकोनॉमी में. यहां पे क्वेश्चन आता है कि वेज को बढ़ाया क्यों, घटाया क्यों नहीं. फर्स्ट थिंग. अब इसका आंसर ये है कि कोई भी इकोनॉमी में जो लेबर काम कर रहा है वो वेज के बढ़ने के साथ इजीली मूव करेगा. अगर आप किसी को 10,000 दे रहे हो और उसको बोलते हो कि अब आपको 12,000 मिलेगा तो वहां पे कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा. वो आके प्रोटेस्ट नहीं करेगा कि अरे आपने मेरी सैलरी बढ़ाई कैसे. लेकिन अगर आप वेज को 10,000 से 8,000 कर देते हो या 9,500 कर देते हो तो भी वहां पे इसके अलॉन्ग मूवमेंट नहीं होगा. जैसे वेज बढ़ता है लेबर मूवमेंट उसको फॉलो करता है, लेकिन वेज घटता है तो लेबर मूवमेंट उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी को कम नहीं करवाने के लिए रेडी होगा. इसीलिए जो हमारा पहला पॉइंट है कि हम वेज को बढ़ाएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है. तो वेज को बढ़ाना ही क्यों है? क्योंकि वेज बढ़ने के साथ लेबर मूवमेंट उसको फॉलो करती है, लेकिन वेज घटने के साथ लेबर मूवमेंट उसके अगेंस्ट जाती है, प्रोटेस्ट आते हैं, लेबर यूनियन आ जाता है और इस सब तरह के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. ओके. अब आ जाइए यहाँ पे कि अगर आपने वेज बढ़ाया तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा. वेज जैसे W से W1 हुआ, ये डिमांड है. डिमांड है लेबर का इस वेज पे एट W1. डिमांड कितना है? ON1. सप्लाई कितना है? सप्लाई देखिए ON2.
जैसे ही इकोनॉमी में जरा सा वेज को बढ़ाया गया तो डिमांड ON है ON1 और सप्लाई ON2। यहाँ पे आप क्या देखते हो, ON1 जो है वो लेस है किससे, ON2 से। जो डिमांड है वो कम है किससे, सप्लाई से। और कितना, N1 N2। ये रीजन है जहां पे डिमांड से सप्लाई ज्यादा है। और ये जो रीजन है आपका N1 N2, यही रीजन आपका कौन सा रीजन है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इंटरसेक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे आपको कुछ करना नहीं है, बस फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको आपने यहाँ पे बना दिया। अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये वेज है W, फुल एम्प्लॉयमेंट वेज है। जैसे ही इकोनॉमी में जरा सा भी वेज बढ़ेगा, वेज बढ़ा के ही क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि वेज के घटने से लेबर मूवमेंट उसको फॉलो नहीं करेगी, स्ट्राइक, यूनियन जैसे डिस्टर्बेंसेस हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाते हैं। तो हम वेज को बढ़ा के ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि क्या होगा इकोनॉमी में। जैसे हमने वेज बढ़ाया, आप इस वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड को देखिए, दैट इज ON1। इस वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई को देखिए, दैट इज ON2। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो डिमांड है उससे सप्लाई ज्यादा है, सो ON1 इज लेस देन ON2। कितना ज्यादा है, N1 N2 इतना ज्यादा है। और ये जो रीजन है, यही आपका कौन सा रीजन है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार इसको समराइज कर लीजिए। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रियल सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स थे, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। एक बार इसको जाकर रिवाइज कर लीजिए। कल के वीडियो में मैंने आपको वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करवाया है। फर्स्ट पॉइंट की फुल एम्प्लॉयमेंट की हाइपोथेटिकल है, इसीलिए जो एक्चुअली आप ऑब्जर्व करते हो वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। इसका डेफिनेशन, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। इसके कॉजेस, जो मेन कॉज है वो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द मेन कॉजेस आर 3: excess of labor supply, condition of the economy and lack of skilled labor। skilled labor दो तरह का होता है, skilled and unskilled। इन सभी आइडियाज को प्लीज एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या लेना है आपको, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश करनी है। फुल एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया, फिर वेज को बढ़ाना है, उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड, उसी वेज के करस्पॉन्डिंग सप्लाई को ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है कि डिमांड जो है और सप्लाई, दोनों में सप्लाई ग्रेटर है। सप्लाई और डिमांड के बीच में जो डिफरेंस है, जितना सप्लाई ज्यादा है, वही पोर्शन आपका इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर जो नोट्स अवेलेबल हैं उसमें आप पढ़िए नोट्स को, और व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।